कबड्डी कबड्डी कबड्डी। जी हां, वो कबड्डी के खिलाड़ी हैं जिसका पहला सिद्धांत होता है छूकर वापस आ जाना। महाराष्ट्र की सियासत में इन दिनों महाराष्ट्र के हाल कॉमेडी सर्कस की तरह हो गए। जी हां, सारे नेता, सारे दल, सबकी अपनी डफली, अपना राग, लेकिन महाराष्ट्र की जनता को ये नहीं आ रहा रास। इसी बात को लेकर मचा है बवाल और मैं लेकर आया हूं देश का सवाल। देश का सवाल में एक बड़ा पैनल है, यहां पर सभी को बोलने के लिए बुलाया गया है। बोलने के साथ साथ आपको मैं ये हिदायत दे दूं कि यहां आपको नीचा दिखाने के लिए नहीं, अपने विचार, पार्टी के विचार रखने के लिए बुलाया गया है। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता राजीव जेटली जुड़ चुके हैं। जी हां, आखिर महाराष्ट्र में राजपाट कैसे लौटेगा, ये उसका मंत्र बताएंगे। मेरे साथ एनसीपी, जी हां, अगर सत्ता की चाबी किसी के पास है तो वो डॉक्टर सीमा मलिक के नेता के पास है। मैं जिक्र कर रहा हूं कबड्डी के उस खिलाड़ी शरद पवार जी की। मेरे साथ संजीव कौशिक जी। संजीव कौशिक जी, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, लेकिन आप पक्ष लेते हैं कांग्रेस का। मेरे साथ अजीत मंडोला साहब, इंडिया न्यूज के क्षेत्रीय चैनलों के राजनीतिक संपादक, जिन्होंने कांग्रेस को लगभग 3 दशकों से काफी करीब से कवर किया है। मेरे साथ संजय द्विवेदी जी। जी हां, शिवसेना के हैं, आप शिवसेना के नेता हैं और बताएंगे कि आखिर अब शिवसेना क्या हुआ, तेरा वादा, न 50-50 न 2.5 साल, अब कुछ दिखाई नहीं देता। सबसे पहला सवाल डॉक्टर सीमा मलिक आपसे। महाराष्ट्र प्रदेश की राजनीति, देश की राजधानी आप पहुंची है। आपके नेता का जो मैंने शुरुआत में वर्णन और बयान किया, आज लगता है ये वह साबित होता दिख रहा कि सरकार महाराष्ट्र में नहीं और आप जनादेश के साथ अपमान कर रहे हैं। देखिए, हम क्यों अपमान कर रहे हैं जनादेश के साथ, मुझे नहीं समझ में आती है बात। और जनादेश दिया डॉक्टर मलिक, आपने आपके नेता नवाब मलिक को सुना कि पवार साहब सोनिया जी की मुलाकात होगी, सरकार पर फैसला हो जाएगा। आपके नेता कह देते हैं सरकार गठन पर कोई चर्चा ही नहीं हुई। देखिए, ये चीजें इतनी जल्दीबाजी में नहीं होती हैं और मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दीबाजी में किसी भी नतीजे पर पहुंचना चाहिए। जैसा कि मीडिया में होता है, मैं इस इलेक्शन को शुरू से ऑब्जर्व कर रही हूँ। शुरू से ही हर चीज का कुछ न कुछ मायने लगा लिया जाता है। तो ये एक मतलब ऐसा डिसीजन है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी डिसीजन जल्दी में लेना चाहिए। जो लोग कहते हैं जल्दबाजी का फैसला हमेशा शैतान का होता है, तो अगर एक सोच विचार के कोई चीज करी जा रही है तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी एक बयान से या किसी भी चीजों से हमें इतने स्पेकुलेशंस लगा लेने चाहिए जो ऐसा आजकल होता है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना इस बात पर चाहूंगी। हमारे बड़े नेता डॉक्टर मलिक, आपकी पार्टी की तरफ से कोई हिदायत दी गई है कि आप मीडिया से बात न करें, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है हम लोग का। तो आप दिल खोलकर बोलिए, आपके नेता तो चाणक्य हैं, कांग्रेस को भी अपनी चाबी उनके हाथ में दे दी है। देखिए, मैं बिल्कुल दिल खोल घड़ी रुकी क्यों है? घड़ी रुकी क्यों है? वेट एंड वॉच कब तक डॉक्टर मलिक? नहीं, देखिए, मुझे नहीं लगता, मैं तो आपको बिल्कुल दिल की बात बता रही हूँ कि मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े बड़े फैसले जो है बिल्कुल इतनी जल्दीबाजी में हो जाते हैं और ये हर चीजों पे मतलब विचार विमर्श करके ही कोई काम करना चाहिए। जैसा कि हमने देखा है कि कई बार हमारी जो रूलिंग पार्टी है वो डिसीजन लेने में वेरी क्विक, वो आधे मिनट में डिसीजन ले लेते हैं। हुआ ना विमर्श, ये भी पवार साहब ने कह दिया। नहीं, पर हाँ, तो हो सकता है उनकी जनरल मीटिंग रही हो, शिष्टाचार की मीटिंग रही हो, तो इसके लिए तो हमने मतलब लोग स्पेकुलेशन हर चीज के पहले ही लगा लेते हैं, तो उसके लिए अब हमारा कोई फॉल्ट नहीं है ना सर। तो मुझे नहीं लगता कि ये जल्दीबाजी में कोई भी इस तरह के, मुझे भी कोई बयान देना चाहिए या किसी को भी कोई बयान देना चाहिए अनलेस कोई चीज मतलब। आप बहुत डिप्लोमेटिक लाइन लेकर जवाब दे रही हैं डॉक्टर मलिक। मैं आपको सच बात बता रही हूँ सर, आपकी बेबसी समझता हूँ सच बात बता रही हूँ आपको। डॉक्टर मलिक, मैं आपके पास आऊंगा। मेरे साथ वो सबसे बड़ा राजनीतिक दल, जी हाँ, जिसे 105 सीटें दी महाराष्ट्र की जनता ने, वो खामोश बैठा है, लेकिन दावा वो भी करता है कि सरकार हम ही बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। राजीव जेटली, जनता से ये छल कपट कब बंद होगा? देखिए, आपने कहा कि ये दावा करता है कि सरकार हम बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। हमने तो सबसे पहले जाकर राज्यपाल से कहा कि हमारे पास समर्थन नहीं है, हमारे पास इतनी सीटें नहीं है कि हम सरकार बना पाए। हमने सबसे पहले, हमारी राजनीतिक पार्टी सबसे पहले जाने वाली पार्टी थी। हम जानते थे कि जनता का मैंडेट हमें मिला है, हमारी वजह से शिवसेना को भी मिला है। शिवसेना को 56 सीटें मिली हैं। शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा पे, हिंदुत्व की विचारधारा पे चुनाव लड़ा था और जो वोटर वहां पर महाराष्ट्र के अंदर हिंदुत्व विचारधारा के साथ जुड़ा था, उसने शिवसेना को अपना मैंडेट दिया था। अब वो अलग बात है कि जैसा अभी सीमा मलिक जी ने बोला, इन्होंने कहा कि
इतने बड़े बड़े फैसले जल्दबाजी में नहीं हो जाते हैं। ये बात तो शिवसेना को बतानी पड़ेगी, जिन्होंने ये अपेक्षा रखी थी कि शायद जल्द से जल्द कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बन जाए। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के ऊपर आप देखिए कम से कम 2 हफ्ते से डिबेट चल रही है और यही बात चल रही है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। राजीव जी, मातोश्री के मंदिर में फैसला तो हो गया था 2.5 साल का, फैसले को सम्मान तो आप लोगों ने नहीं दिया, फैसला तो हो गया था। देखिए बड़ी अजीब बात है, आप ये देखिए कि देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, और उसके साथ साथ बहुत ही वरिष्ठ नेता इवन नितिन गडकरी जी, तीनों ने सार्वजनिक मंच के ऊपर जहां जहां पे भी रैली होती थी, उद्धव ठाकरे जी उस रैली में मौजूद होते थे और अपने बार बार एक ही बात रखी थी कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे देवेंद्र फडणवीस जी। इसमें कोई दो राह नहीं था, उसमें कोई डाउट नहीं था। अब आप देखिए कि चुनावों के रिजल्ट आने के भी लगभग कितने दिनों के बाद ये बात निकाली गई और ये कहा गया कि हमारे साथ कमिटमेंट जो वो था मातोश्री में हुआ था, हमारे साथ 50-50 का फार्मूला था। ये कितनी देर के बाद ये बात आ रही है और ये बात तब आ रही है जब कांग्रेस और एनसीपी के साथ चर्चाएं चल रही है। तो ये कोई आधारहीन बात है, इसमें कोई वजह नहीं है इस बात। राजीव जी, इस पे तो संजय राउत ने बाला साहब की कसम तक खा ली। राजीव जी, इस पे संजय राउत ने तो बाला साहब की कसम तक खा ली कि हमारे लिए जो मंदिर का स्थान है, बाला साहब का कमरा है, बाला साहब को हम भी ये मानते हैं कि वो मूर्त स्वरूप यहाँ पर मौजूद है, और उसके बावजूद अगर बीजेपी नहीं पालन कर रही। और एक और बात राजीव जी, कल बीजेपी के किसी नेता ने आपसे गठबंधन दूरी क्या हुई, बाला साहब की पुण्यतिथि पे एक ट्वीट भी नहीं किया। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाला साहब की विचारधारा, बाला साहब का अगर कोई सच्चाई में सम्मान करता है, दिल से सम्मान करता है, बाला साहब की विचारधारा के साथ जो बंधा रहा है, आज की शिवसेना तो नहीं, आज की भारतीय जनता पार्टी आप जरूर कह सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा बाला साहब का सम्मान किया। भारतीय जनता पार्टी ने राजीव जी आपके पास मैं फिर आऊंगा। इस वक्त आ रही है खबर, जेएनयू छात्रों पर फिर हुआ है लाठीचार्ज, महंगी फीस के विरोध प्रदर्शन में कर रहे हैं छात्र। जी हाँ, वो तस्वीरें जिसको लेकर भारी पुलिस बल तैनात है, और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जो छात्र आंदोलन कर रहे थे उन पर किस तरह से लाठीचार्ज। इस बीच हमारे संवाददाता आदित्य नायर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदित्य जी, जैसे कि आप मेरे पास आसपास देख सकते हैं, यहाँ पे पूरे मोहल्ले में या पूरे इलाके में काफी ज्यादा यहाँ पे एक चहल पहल मच चुकी है, क्योंकि पुलिस ने जो है अभी स्टूडेंट्स को इस पूरे स्ट्रेच में से हटाने की कोशिश करी है। स्टूडेंट्स यहाँ से आगे बढ़ चुके हैं। यहाँ पे जोरबाग मेट्रो स्टेशन के सामने ये स्टूडेंट्स जो है अभी तक इकट्ठा हो रखे थे और इनको यहाँ से हटाकर आगे की तरफ धकेल दिया गया है। वो जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, आप मेरे आसपास जो स्टूडेंट्स जो आगे की तरफ आप बढ़ चुके हैं, उनके ऊपर पुलिस ने अभी लाठीचार्ज किया है और यहाँ पर जो है सिचुएशन धीरे धीरे और माहौल बिगड़ता जा रहा है। कुछ स्टूडेंट्स जो है एमएचआरडी के पास पहुंचे हैं और यही सुनने में आ रहा था कि स्टूडेंट्स जब तक एमएचआरडी पे जब तक उनकी स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेटिव एमएचआरडी से बात नहीं कर लेते तब तक यहाँ पे शांति रहेगा इस पूरे माहौल में। पर जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे आसपास, वो नहीं हो रहा है। पुलिस जो है धीरे धीरे करके स्टूडेंट्स को पीछे धकेल रही है, स्टूडेंट्स को यहाँ पे और इकट्ठा होने नहीं दे रही है। ये दिल्ली का शायद रिंग रोड जो है शायद सबसे आर्टेरियल, सबसे मेन रोड है और यहीं पे स्टूडेंट्स सफदरजंग के पास छात्र धरने पर बैठे थे, क्या सारे छात्रों को वहां से उठा दिया गया है? जी, सारे छात्रों को धीरे धीरे करके, जैसे कि मैंने आपको बताया, पुलिस यहाँ पे लाठीचार्ज कर चुकी है और एक एक करके सारे छात्रों को आगे बढ़ाए जा रहे हैं। जैसे कि आप शायद ये विजुअल्स देख पा रहे होंगे, एक बहुत ही हैवी पुलिस फोर्स जो है यहाँ पे अपने अपने हाथों में लाठियां पकड़कर वो स्टूडेंट्स को मार मार कर आगे बढ़ा रहे हैं। उनका भी यही है कि यहाँ इस रोड को जितना जल्दी हो सके वो क्लियर करें, इस रोड से अब आगे बढ़ाकर स्टूडेंट्स को यहाँ से क्लियर आउट करें। एमएचआरडी तक स्टूडेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स पहुंच गए थे, उसके बावजूद
हम यही सुनने में आ रहा है कि और यही माना जा रहा था कि शांति बनाए रखेंगे इसके बाद भी, पर अभी शायद ऐसा ना हो। अब शायद वो माहौल थोड़ा हाथ से निकल चुका है और पुलिस ने कहीं ना कहीं इस पूरे सिचुएशन को अपने हाथ में लेते हुए बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य, आप नजर बनाए रखें। राजीव जेटली, राजीव जी, आखिर दिल्ली की सड़कों पर छात्रों का आंदोलन कब खत्म करेंगे आप? मनीष जी मैं सिर्फ पूछना चाहता हूं। द्विवेदी जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, थोड़ा सब्र रखिए, सरकार अभी आपकी नहीं बनती दिख रही। राजीव जी, छात्रों का आंदोलन कब खत्म होगा? देखिए देखिए एक बात बिल्कुल हमारे, बस थोड़ा सब्र रखिए, सरकार अभी आपकी नहीं बनती दिख रही। राजीव जी, छात्रों का आंदोलन कब खत्म होगा? देखिए देखिए एक बात बिल्कुल हमारे सीनियर लीडरशिप ने भी इस बात को रखा है, केंद्र सरकार भी इस बात को रख रही है कि जो छात्रों की मांग है उस पर काफी हद तक समन्वय बना लिया गया। लेकिन इशू ये नहीं है, इशू ये है कि क्या गरीब छात्रों के लिए लड़ाई हो रही है? अगर सच्चाई में गरीब छात्रों के लिए लड़ाई हो रही है तो गरीब छात्रों के लिए जो सरकार ने प्रोविजन करने थे वो प्रोविजन कर चुकी है सरकार। देखिए, ये गरीब छात्रों के बीच में बहुत सारे ऐसे तत्व आ जाते हैं जो माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। क्या पढ़ने वाला छात्र इस तरीके की लड़ाई, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं होती। राजीव जी, मैं आऊंगा आपके पास, राजीव जी मैं आपके पास आऊंगा, हम अपने मूल मुद्दे पर लौटते हैं। आखिर जहां पर बात हमारी रुकी थी कि जनता के साथ, महाराष्ट्र की जनता के साथ छल कपट कब रोकेंगे आप? आप भी बड़ा दल हैं, आपके बड़े बड़े नेताओं ने कहा है, चाहे चंद्रकांत दादा पाटिल हो, सुधीर मुनगंटीवार हो, देवेंद्र फडणवीस ने खुद कहा है कि सरकार बनेगी तो बीजेपी की बनेगी। तो आज आप जो दर्शक इंडिया न्यूज देख रहे हैं उनको बता दीजिए कि कैसे बनाएंगे आप सरकार। देखिए, मौजूदा परिस्थितियों को आप देखिए कि एनसीपी के साथ अलायंस की बात चल रही है, लेकिन आपने देखा एनसीपी सीमा मलिक जी भी अभी बिल्कुल क्लैरिटी के साथ नहीं बता पा रही है इस बात पे कि क्या होने वाला है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो कांग्रेस शिवसेना के ऊपर थोप रही है, अगर वो पूरी तरह से थोप दिया गया तो आप देखिए कि हिंदुत्व का एजेंडा छोड़ना है, मुस्लिम आरक्षण की बात करनी है, इस आधार पे अगर सरकार बनने वाली है तो हमारी शिवसेना बेचारी का क्या हालत होगी आप सोचिए। वो जनता को क्या जवाब देगी? आपने तो कुर्सी तक बदल दी राजीव जी, परिस्थितियों के हिसाब राजीव जी आपने तो सदन में कुर्सी तक बदल दी। देखिए, एनडीए का हिस्सा थे, एनडीए का हिस्सा नहीं है। जो प्रोटोकॉल बनता है सदन का उसके हिसाब से उसको कुर्सी दी जाती है। मैं आपको एक बात बोल रहा था, शायद उस टाइम पे बात कट गई थी हमारी। मैंने आपसे कहा था बाबा साहब का अगर कोई सम्मान करता है बाला साहब का, तो वो केवल भारतीय जनता पार्टी करती है। हमने उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाया, वो अलग बात है कि मौजूदा परिस्थितियों के अंदर मौजूदा शिवसेना, आपने जैसे बात रखी कि माधोश्री के अंदर क्या बात। राजू जी, मैं आपसे पूछ रहा क्वेश्चन, आप सम्मान करते हैं, आप माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत रत्न दिया, तो क्या भारत रत्न के लिए बाला साहब नहीं थे अधिकारी? बहुत अच्छी, जिन्होंने समाज सेवा को जीवन अर्पित कर दिया। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात आपने बोली, बहुत अच्छी बात बोली आपने, बहुत अच्छी बात बोली। मेरे को तो याद आ गया, बाला साहब को तो भारत रत्न मिलना चाहिए, लेकिन मुझे याद आ गया वीर सावरकर जी का क्या होगा, जिसके लिए हम भारत रत्न की बात कर रहे हैं। कांग्रेस आपसे, अरे राजीव जी, आप बाला साहब का स्मारक तो बना दीजिए समंदर में। जो नाम रखा है राजीव जी, बाला साहब का स्मारक तो बना दीजिए समंदर में। वो जनता काम नहीं होता है, ये आप गलत कह रहे हैं। वीर सावरकर जी को आप देना बिल्कुल आप ये देखिएगा, आप अवस्थी जी भविष्य में आप किसी ने मना किया, अवस्थी जी बाला साहब ठाकरे को भारत नहीं मिला, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मेरे भाई द्विवेदी जी, संजय द्विवेदी जी, मनीष जी, मैं संजय द्विवेदी जी, जो द्विवेदी जी 1 मिनट सुन लीजिए, फिर मैं आपके पास आता हूँ। मुझे और 2 मेहमानों को इंक्लूड करना है। अजीत मेंडोला साहब और संजीव कौशिक अभी तक नहीं आए। मैं कह रहा हूं जो परिस्थितियां चल रही हैं उसके हिसाब से पूरी तरह से ऐसा लगता है कि आप ही का काडर, शिवसेना का काडर, अगर बाला साहब की विचारधारा को आगे ले जाने के लिए किसी राजनीतिक पार्टी पे अपनी आस्था रखेगा तो वो केवल भारतीय जनता पार्टी होगी।
क्योंकि बाला साहब की शिवसेना तो ये शिवसेना नहीं हो सकती जो कांग्रेस के साथ मिलकर अपने एजेंडे को ही छोड़ दे, अपने एजेंडे पे ही कह दे हम कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। क्या बाला साहब ने कहा था कांग्रेस के एजेंडे पे चल के आप राजनीति में मुख्यमंत्री बनने की कोशिश की? राजू जी बात है 50% कोई बात नहीं हुई। हमारे माननीय संजय राउत जी ने स्पष्ट कहा, संजय राउत जी ने स्पष्ट कहा है कि मंदिर के अंदर बात हुई थी, उसको उस कमरे को मंदिर मानते हैं। आप अभी भी डिनाई कर रहे हैं मेरे सामने बैठ के, जगह आप डिनाई कर रहे हैं तो आप बताइए मंच पे उद्धव ठाकरे जी, नहीं आप ये बताइए मंच पे उद्धव ठाकरे जी हर जगह पे हमारे साथ थे कि नहीं थे? क्या उन्होंने हमारे साथ मंच साझा किया? राजीव जी, बताइए। राजीव जी द्विवेदी जी, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। मैंने इस बीच संजीव कौशिक और अजीत मंडोला साहब से राय नहीं ले पाई है, चर्चा में उन्हें शामिल नहीं कर पाया हूं। एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद देश का सवाल इंडिया न्यूज पर लगातार जारी है। महाराष्ट्र की सियासत पर देश का सवाल जारी है ब्रेक के बाद। जी हां, संजीव द्विवेदी जी, आप लगातार बोलने को उत्सुक थे, किसानों के हिमायती बनना चाहते हैं, लेकिन प्यार वर्षा से है। नहीं मनीष जी, आप ये गलत कह रहे हैं, प्यार वर्षा से है। मैं थोड़ा सा मेरी बात सुन लें। मेरी बात सुन लें, मैं जो कहना चाह रहा हूं, अभी हमारे राजीव जी ने कहा कि साहब हमको बाला साहब ठाकरे से वो बहुत ही ज्यादा हम उनकी सम्मान करते हैं, ये करते हैं हम सब दुनिया भर की, बाकी भारतीय जनता पार्टी के नेता भी कहते हैं। आप मेरा जवाब दीजिए द्विवेदी जी, आप मेरा जवाब दीजिए, आप मेरा जवाब दीजिए। जनादेश की अवमानना, जनादेश का अपमान आखिर किस लिए? केवल सत्ता लोलुपता के लिए? मैं वही तो बताने आपको जा रहा हूं। मैं बस मनीष से सुनेंगे, आपको सब जवाब मिल जाएगा आपका। अगर आप धैर्य से अगर 5 मिनट में 2 मिनट मेरी बात सुन लेंगे तो मैं सभी बातों का आपको जवाब दे दूंगा। आप 2 मिनट बात सुन लीजिए, मैं आपको जवाब दे रहा हूं 2 मिनट में। मैं यहां शुरू कर रहा हूं कि माननीय बाला साहब ठाकरे की सभी भारतीय जनता पार्टी बहुत ही ज्यादा इज्जत करते हैं। तो भारतीय मैंने स्वयं राज्यपाल जी को, माननीय गृह मंत्री उस समय थे राजनाथ सिंह जी, उनको मैंने ज्ञापन दिया कि भाई माननीय बाला साहब ठाकरे को भारत रत्न मिलना चाहिए, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का मेरे पास मिली। विजय जी पक्षपात नहीं है, विजय जी पक्षपात नहीं है, संजीव जी पक्षपात नहीं है, संजीव जी पक्षपात नहीं है। चल रहा था, आपने सबको मौका दिया, लेकिन अभी हमें बोलने का भी मौका नहीं दिया। मैं महाराष्ट्र की राजनीति की बात कर रहा हूँ। आपको बुलाइए यहाँ बोलने के लिए। देखिए दरअसल हुआ ये है कि पिछले कुछ दिनों में, अरे आप सुनिए, चलिए मेरा सवाल लीजिए आप, मेरा सवाल लीजिए आप। मीटिंग पे मीटिंग, कमेटी पे कमेटी, मुलाकात पे मुलाकात, तारीख पे तारीख, उसी पे आ रहा हूं। चिट्ठी क्यों नहीं देते आप? मैं उसी चिट्ठी दीजिए आप। मैं उसी पे आ रहा हूं। पिछले कुछ दिनों से लगातार महाराष्ट्र की जनता और पूरे देश की जनता को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उहापोह की स्थिति में डाल के रखा है, एक नए तरह की राजनीति पूरे देश की जनता देख रही है। आप हमसे सवाल करते हैं, मैं आपसे सवाल ये कर रहा हूं कि आप बताइए कि प्रधानमंत्री जी सच बोल रहे हैं, गृह मंत्री जी सच बोल रहे हैं, गडकरी जी सच बोल रहे हैं, और केवल संजय राउत इसलिए सच नहीं बोल रहे हैं क्योंकि वो सत्ता में नहीं है, केवल उद्धव ठाकरे इसलिए सच नहीं बोल रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री और गृह मंत्री नहीं है। ये कौन सा तुक बनता है? यदि पहले आपने वादा किया इस तरह से, यदि कोई वादा तो किया था, पोल शरद पवार जी ने खुद खोल दी। द्विवेदी जी आपकी पोल तो खुल गई कि 170 का लिफाफा, ये इशारा जो 170 का लिफाफा जो है वो मुझे नहीं पता। जिस पार्टी ने पूछा गया सरकार कैसे बनेगी तो कहते हैं बीजेपी सेना से पूछिए। दशकों ने जिस पार्टी ने साथ दिया भारतीय जनता पार्टी का, और जहां तक प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कई ऐसे दौरों पर उनको सपोर्ट मिला, वहां केवल एक छोटी सी बात, और वो भी पहले आपने समझौता कर लिया था, पहले इस तरह की बातें कर ली थी बंद कमरे में, उसको आपने नहीं माना। पहली बात बताइए। और दूसरी बात, आप संजीव जी अपनी बात बंद करिए। आप चिट्ठी क्यों नहीं दिए? नहीं, वही हम बोल रहे हैं कि ये आसान नहीं है। आप जिसके बदल दोनों पार्टियों ने जिस तरह से कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बन के चुनाव लड़ा, निश्चित रूप से एक ने वादा खिलाफी किया है, और जिस पार्टी की अलग अलग विचारधारा है, अलग अलग अपने अपने राह है, उनको एक साथ मिलने में वक्त लगता है, समझने में समय लगता है। आप चाहते हैं कि एक बार में हम निकल के इस तरह की राजनीति में घुस जाए, और आपकी बात सुन आपको 77, 80 आपको 2007, 2012 में समर्थन देती और ये कि नई राजनीति जो प्रधानमंत्री ने आज इशारों में किया है, ये देश की जनता। ठीक है, मैं अजीत मंडोला साहब के पास चलता हूँ। संजीव जी, मैं अजीत मंडोला साहब के पास चलता हूँ। अजीत जी, आज 3 बयान बड़े महत्वपूर्ण हैं।
एक बयान जब प्रधानमंत्री एनसीपी की सदन में तारीफ कर देते हैं, दूसरा बयान पवार कह देते हैं कि बीजेपी सेना से पूछिए सरकार कब बनेगी, ये खिल्ली उड़ा रहे हैं। और तीसरा बयान अभी अभी जो पवार साहब का सोनिया जी की बैठक के बाद आया है वो ये कि सरकार गठन पर तो हमने चर्चा ही नहीं की, तो क्या करने गए थे, पूछिए सरकार कब बनेगी, ये खिल्ली उड़ा रहे हैं। और तीसरा बयान अभी अभी जो पवार साहब का सोनिया जी की बैठक के बाद आया है वो ये कि सरकार गठन पर तो हमने चर्चा ही नहीं की, तो क्या करने गए थे। मनीष जी देखिए, शरद पवार कितने पुराने नेता हैं, खाटी नेता हैं, उनको सारी चीजें पता है कब क्या बोलना है, क्या बोल के चर्चा में रहना है। मैं आपको दो तीन चीजें बहुत क्लियर कर दूं। पहली बात, महाराष्ट्र में जो सरकार बनेगी वो जैसे उन्होंने कहा कि दिसंबर तक बन जाएगी, तो मेरे जो सोर्सेज ये कहते हैं कि कांग्रेस में कहीं कोई गतिरोध नहीं है, सरकार बनेगी शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के बीच। और दूसरी बात, जहां तक ये समर्थन देने या न देने की बात है, कांग्रेस देखिए एक दो चीजों पर थोड़ा सा दिक्कत वहां पे आई है। जो सोर्सेज बताते हैं कि कांग्रेस कर्नाटक वाली गलती नहीं करना चाहती है, नंबर एक। नंबर दो, कांग्रेस चाहती है कि 2024 तक ये गठबंधन बिल्कुल सुचारू रूप से चले। इससे कांग्रेस को दो तीन फायदे हो रहे हैं। नंबर एक, जब 24 में अगर ये तीनों मिलकर चुनाव लड़ते हैं बीजेपी के खिलाफ, महाराष्ट्र में जब भी लोकसभा का चुनाव होता है, पहले होता है या बाद में होता है, ये समय पे होता है, तो एक बड़ा गठबंधन होगा जो कि कांग्रेस बीजेपी के लिए कहीं न कहीं बड़ी दिक्कत खड़ी करेगा। दूसरा, शिवसेना जिसको लेकर कांग्रेस ने आज तक भेदभाव किया, तमाम तरह के परहेज किए, लेकिन आज अगर वो कांग्रेस के बड़े रणनीतिकार मान रहे हैं कि शिवसेना के उनके साथ आने से जो मुस्लिम तुष्टीकरण तमाम तरह के आरोप कांग्रेस पे लगते रहे वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएंगे। कांग्रेस का एक बड़ा धड़ा समझने लगा है कि अब हमको भी बहुसंख्यकवाद की राजनीति करनी पड़ेगी, अगर हम नहीं करेंगे तो हम पिछड़ जाएंगे। तो ये सारे मुद्दे हैं। कांग्रेस के बड़े नेताओं में सब जगह पूरा तालमेल बना हुआ, कहीं कोई वो नहीं है। देखिए क्या है कि अगर आप लोकसभा चुनाव के बाद की बात अगर आप देखेंगे तो 10 जनपद के बाहर सन्नाटा पसर गया था। कांग्रेस में विपक्ष का आरोप था कि हमको लोग टीवी में नहीं दिखाते हैं, अखबारों में नहीं छापते हैं। आप देखिए पिछले एक महीने से कौन खबरों में बने हुए हैं, एनसीपी बनी हुई है, कांग्रेस बनी हुई है, सब लोग चाहते हैं कि क्या होगा, एक उत्सुकता बनी हुई है, कहीं ना कहीं चर्चा में बने हुए। आज शरद पवार बहुत ही, आपने देखा होगा कि इससे पहले जब वो महाराष्ट्र में थे उन्होंने कहा कि सरकार बनेगी। आज दिल्ली में आके जो कुछ है वो खेल रहे हैं। अब वो खेल में किसको खेल रहे हैं? बीजेपी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में जो कुछ कहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये मतलब पूरा पुख्ता इंतजाम है, लेकिन बस यही है, वो ये चीजें इस तरह से करना चाहते हैं कि जब भी लोकसभा का चुनाव हो तब तक ये गठबंधन मजबूती से खड़ा रहे। कोई दिक्कत कर्नाटक में जैसे ये कर्नाटक में टूट गया था, एकदम अफरा तफरी हो गई, एकदम से वो नहीं चाहते हैं। कांग्रेस के रणनीतिकार बहुत सोच समझ के पुराने खिलाड़ी हैं, कांग्रेस के जो नेता भी खेल रहे हैं खेल को। और शरद पवार के बारे में तो मेरे से ज्यादा आप जानते हैं, वो कहीं कोई ऐसा वो चूक नहीं करना चाहते कि कल कोई उनसे कहे कि शरद पवार जैसे नेता से अजीत जी, यहाँ पर एनसीपी की प्रवक्ता डॉक्टर सीमा मलिक बैठी हैं और आपने जो कहा है कि पवार पावर गेम खेल रहे हैं, डॉक्टर सीमा, डॉक्टर मलिक ये बताइए आप, क्या शरद पवार जिस तरह से उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है, शिवसेना के साथ गेम खेला जा रहा है? देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम कोई गेम खेल रहे हैं या कुछ भी है। ये मैं आपको शुरू से कह रही हूँ कि इस तरह के स्पेकुलेशन इस इलेक्शन में शुरू से देखा है कि लगाते रहे हैं। जब पहली बार पवार साहब की मुलाकात हुई थी यहाँ पर सोनिया जी से, आप ही मेरे साथ डिबेट में थी, मैंने आपसे कहा कि राजनीति में पवार साहब की इस मुट्ठी को पता नहीं होता इस मुट्ठी में क्या है, आपने उसे डिनाई किया था। और उस दिन के बाद से आज का 14वां दिन है, लेकिन तस्वीर आप थोड़ा टाइम दीजिए। बहुत बड़े बड़े डिसीजंस होते हैं, ये कुछ ऐसा नहीं है, और जल्दबाजी में लिया हुआ डिसीजन कभी भी ठीक नहीं होता। मैं सिर्फ ये बात कहूंगी। और आज हम इस जो आज महाराष्ट्र की स्थिति है उसके लिए हम जिम्मेवार नहीं है, जो भी बीजेपी और शिवसेना के। तो क्या वो जनता जिम्मेदार है? नहीं, जनता बिल्कुल जिम्मेवार नहीं है। और जनता, हम तो बड़े आराम से अपोजिशन में बैठे थे। अगर हम थोड़े बहुत आगे आए तो इसीलिए आए क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि महाराष्ट्र की जनता इस तरह सफर करे या फिर से वहां पर इलेक्शन हो। और या तो इसीलिए हम लोगों ने जो कुछ भी स्टेप लिया है वो लिया है, और बहुत सोच समझ के जो कुछ भी किया। अगर हमारे जो माननीय शरद पवार जी बहुत सीनियर नेता हैं, बहुत एक्सपीरियंस है, और वो कोई भी ऐसी मतलब आप हल्की बात नहीं कर सकते ना। जो भी ऑथेंटिक चीज होगी आप ही के नेता भी स्क्रीन पे कह रहे थे, आपने भी सुना
कि आज बातचीत हो जाएगी सरकार को लेकर कि महाराष्ट्र में क्या देखिए, ये होगा। सब चीजें वो भी कोई वरिष्ठ भी- नेता है, देखिए, कोई भी लेकिन अवसर- पवार साहब कोई ने भी तो भव- खारिज ही कर दिया। कोई भी आप भविष्यवक्ता बताइए, नहीं दो होता। दल, वो दल जो कि महाराष्ट्र में निर्णायक भूमिका निभाएंगे, और उस बीच महाराष्ट्र पर चर्चा ही नहीं हुई कि सरकार गठन करनी है नहीं करनी है, तो ये दिखावा क्यों था? अहमद पटेल, वेणुगोपाल, ये सब जाके वहां क्या कर रहे थे? देखिए, अगर बात ही करनी थी तो यही कर लेते। देखिए, ये सारे मीडिया के तरफ से लगाए हुए स्पेकुलेशन से कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, उन्होंने तो कभी कहा नहीं। तो आगे इस तरह से कभी कहा कोई नहीं। किसी से मिल रहा है या नहीं, मतलब कोई मिलने जो अगर डॉक्टर मलिक आई अप्रिशिएट मीटिंग के बारे में मेरे ख्याल से हमें स्पेकुलेशन नहीं लगाने चाहिए। कि आप सीमा में रहकर ही बोल रही हैं। हमें स्पेकुलेशन नहीं लगाने चाहिए सर, ये बहुत बड़ी बड़ी चीजें होती हैं। राजीव और इससे बड़ी जेटली, हो राजीव जी, आज संजय राउत ने एक बात कही, दिल्ली किसी के बाप की नहीं। इस तरह के बयान आपको क्या लगता है कहां ले जाकर छोड़ेंगे आपके और शिवसेना के बीच की कटुता को? नहीं, मैं देखिए, संजय राउत जी बहुत लंबे वक्त से बयान दे रहे हैं। आपने कभी भारतीय जनता पार्टी का एक भी बयान ऐसा देखा जो आपको लग रहा हो कि हमने शिवसेना के खिलाफ दिया? हम तो आज भी कहते हैं हमारा छोटा भाई है शिवसेना को हो सकता है कि राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते या मुख्यमंत्री पद के लिए हर तरीके का कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा हो, लेकिन हम उस विचारधारा से पीछे नहीं हटने वाले। हमारा जो हिंदुत्व का एजेंडा है, हमारा महाराष्ट्र को आगे ले जाने का एजेंडा है, हम इसमें पीछे नहीं जाने वाले। सबसे बड़ी परेशानी तो यही है कि अगर संजय राउत जी छोटा भाई मानते हैं, किस वजहों से ऐसे बयान दे रहे हैं? द्विवेदी जी छोटे हो गए आप। नेशनल टेलीविजन पर बीजेपी के प्रवक्ता ने कह दिया कि आप छोटे भाई हैं। संजीव द्विवेदी जी, सर्टिफिकेट मिल गई। ये दिक्कत है बीजेपी के साथ। नहीं, मैं छोटे भाई के साथ ये भी बोल दूं, हमारे छोटे भाई के साथ ये भी बोल दूं कि बड़ा साहब हमारे छोटे भाई बोल ही नहीं रहे हैं, लगातार छोटा दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं हर मोर्चे पे, और छोटा रखने का भी प्रयास कर रहे हैं। ये बात शिवसेना भली भांति समझ चुकी है आज के वक्त हर में। मोर्चा पे ये एरोगेंस है बीजेपी का, यही कारण है संजीव जी कि आज अपनी बात पूरी करें। मैं आपसे कह रहा हूं, हम बाला साहब हमारे पिता स्वरूप थे, लेकिन मौजूदा परिस्थितियां क्या बता रही हैं? आप, मुझे लगता है हमारी भारतीय जनता पार्टी या देश की या राजनीतिक पार्टी ना होकर के अगर आप महाराष्ट्र की जनता के प्रति मुझे लगता है वो ज्यादा बेहतर सम्मान करेंगे। बाला साहब की बात अब छोड़ दें, वर्तमान में शिवसेना की संजीव द्विवेदी जी बता दीजिए, सरकार कैसे बनाएंगे आप? 170 का लिफाफा कहां है? सरकार बनाएंगे। मनीष जी, मुझे मौका दीजिए तो 1 मिनट बोलने हाँ, का। बोल लीजिए आप, सरकार कैसे बोलिए बनेगी? बोलिए। भारतीय जनता पार्टी ने 30 साल में जो हमारा गठबंधन था, झूठा करके हमको बेइज्जत किया। फिर हम झूठ बोल रहे हैं। अब संजय राउत जी ने स्पष्ट कहा कि हमारा मंदिर था, वहां जो बातें हुई वहां झूठ नहीं हो सकती हैं। आप कह 2.5 साल की बात नहीं हुई, चलिए मान लिया है। आप कह रहे हैं मैं ही 5 साल का मुख्यमंत्री बनूंगा। जब इस तरह की बातें करी जा रही हैं तो शिवसेना आपको समर्थन कैसे दे? 2014 चुनाव याद करिए आप। 2014 में दोनों हम लोग अलग अलग थे। एनसीपी सरकार बनाएगी, हम मुख्यमंत्री पद पानी नहीं मांगा, हमने कोई सरकार क्या ये भ्रम है कांग्रेस के मन में, ये विचारधारा में ये सोच पल रही है कि कहीं ना कहीं इन्होंने हमारे बड़े नेताओं का अपमान किया है? क्या वो अपमान की आग जो है वो प्रतिशोध की आग मन में कैद? देखिए, कांग्रेस और एनसीपी की बात आप लगातार कर रहे हैं, आरोप लगाने की बात नहीं है। ये लोग तो चाह रहे हैं कि देश की जनता ने या महाराष्ट्र की जनता ने जिस तरह से तो आप विलंब क्यों कर रहे हैं? आप विलंब क्यों कर रहे हैं? आप विलंब क्यों कर रहे हैं? एक कोशिश जारी है कि वो वोट जाया न हो और दोबारा एक तरह से राष्ट्रपति शासन की तरफ धकेल न दिया जाए और इस तरह से महाराष्ट्र की जनता बीच में अधर में लटकी नहीं रहे। तो ये एक प्रयास है। सारी जिम्मेवारी तो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की बनती है। और जो बार आप कह रहे हैं कि सरकार कब बनेगी, सरकार 6 महीने समय है मापा मनीष जी। अरे लेकिन द्विवेदी जी इतनी बचकानी बातें क्यों की जा रही थी? आपकी जल्दबाजी, सरकार अभी 4 दिन में बन जाएगी, बस बात हो गई है, हमारी तो सरकार ही बनने वाली है। राजनीति में अगर इतना ही धैर्य और धीरज था तो आपको ये सारे बयान से बचना चाहिए था। जब बीजेपी ने, मनीष जी, जब बीजेपी ने मना कर दिया, जब भारतीय जनता पार्टी ने मना कर दिया, तब शिवसेना ने प्रयास किया सरकार बने। जो कबूतर दिल्ली में है कांग्रेस कार्यालय में, जिसके थ्रू चिट्ठी भेजनी है, उसके पंख नहीं है। जब उन्होंने मना कर दिया, पंख ही नहीं है, बोलेगा कैसे? उससे पहले बात महाराष्ट्र तक चिट्ठी कैसे लेके जाएगा? जी, अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। जी हां, आखिर महाराष्ट्र में कैसे बनेगी सरकार,
क्लियर मेजॉरिटी के बाद भी महाराष्ट्र के जनादेश को नहीं दे पाए सरकार। ये सियासत दल आपस में 50-50 के चक्कर में लोगों की किरकिरी कर रहे हैं। ब्रेक के बाद देश का सवाल जारी है। राजीव जी, शरद पवार और आज उनकी पार्टी की तारीफ करने के पीछे क्या गेम पक रहा है, क्या खिचड़ी पक रही है? मुझे याद आता है पवार साहब मेरे राजनीतिक गुरु हैं, तो कौन गुरु और कौन घंटाल? नहीं, बिल्कुल। देखिए, आज भिडे जी की और शरद पवार जी की तारीफ करी है। उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से सदन को चलाने के लिए नहीं, बिल्कुल। देखिए, आज भिडे जी की और शरद पवार जी की तारीफ करी है। उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से सदन को चलाने के लिए बेल में ना जाने के लिए जो मर्यादाएं एनसीपी ने रखी है, तो वो तारीफ के काबिल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यही बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने कही। ये बहुत कुछ कह जाती है राजीव जी। वो सदन के अंदर, राजीव जी आप भी वकील है, यूर अ लॉयर बाय प्रोफेशन। राजीव जी, संकेतों के जरिए बहुत सारी बातें कही जाती हैं राजनीति में। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। जब आपने चर्चा की शुरुआत करी थी तो इस बात में सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी जिसको 105 सीटें मिली है, देखिए तो वो 105 सीटों वाली पार्टी शिवसेना के जिसके ऊपर पूरे महाराष्ट्र की जनता, भारतीय जनता पार्टी की हो रही है। वो केवल आपके लिए नहीं राजीव जी, आपने सेना के साथ मिलकर लड़ा था, आपको शिवसेना के भी वोट मिले हैं। बिल्कुल नहीं। हम दोनों राजनीतिक पार्टी, मैंने आपको सबसे पहले ही बोला कि हमारे साथ हमारी सबसे बड़ा कर्तव्य यह बनता है कि जो राजनीतिक पार्टी महाराष्ट्र की जनता द्वारा चुनी गई है, उस पार्टी के एजेंडे क्या थे चुनाव लड़ने के लिए? क्या उसके एजेंडे ये थे कि हम अपना हिंदुत्व का एजेंडा छोड़ देंगे? क्या उसका एजेंडा था कि हम मुस्लिम राजीव जी, मैं आपके पास आऊंगा 10-10 सेकंड। मेरे मेहमानों को संदीप कौशिक जी ये बताइए, सेना से बात करने के लिए वाया पवार क्यों? आपको देखिए मनीष जी, यही अंतर है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से सरकार बनाने के लिए लड़ाई चाहती है और बाहें फैलाने से वो पकड़ लेती है और अपने बाहों में भर लेती है, कांग्रेस कम से कम उसकी हरकत नहीं करना चाहती है। संजीव जी, बहुत समझ के भूत वर्तमान और भविष्य देख करके संजीव जी, सारी चीजों को देख करके इस तरह से आगे कदम बढ़ाने की बात होगी। अजीत जी, पवार को बीच में क्यों रख रही है कांग्रेस? अजीत जी, मनीष जी, नहीं मनीष जी, आप देखें, गौर करें। अहमद पटेल जब मुंबई गए थे तो उद्धव ठाकरे जी के साथ उनकी मीटिंग हुई है और वहां पर सारी बातें हो चुकी। देखिए, मैं आपको बराबर कह रहा हूं इस बात को। मेरा अपने जो अजीत जी, मुझे बहस खत्म करनी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जिस तरह से सियासत आगे बढ़ रही है, महाराष्ट्र प्रदेश की सियासत देश की राजधानी में आ गई है, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले कई दिनों तक लगातार जारी रहेगी। महाराष्ट्र की सियासत में क्या होगा रे, ये तो केवल शरद का पावर जाने रे। जी हां, देश का सवाल में आप लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी रोहित पुनेठा, आंख कान।